Okay, friends, now we will talk about the ECTH, adrenocorticotropic hormone and corticosteroids. एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जब कई बार पेपर थोड़ा सा हट के बनता है, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते, तो ACTH और कार्टिकोस्टेरॉइड से क्वेश्चन जरूर आता है, तो उसको जरूर प्रिपेयर करें। इसके कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे, राइट। सो लाइक एड्रेनल कॉर्टेक्स, जो कि किडनी के ऊपर एड्रेनल ग्लैंड होती है, उस एड्रेनल ग्लैंड को जब हम स्लाइस करते हैं तो स्लाइस में हमको उसके जो कॉर्टेक्स पार्ट है, कॉर्टेक्स और मेडुला पार्ट होते हैं, तो जो कॉर्टेक्स पार्ट है उसके 3 लेयर्स होती हैं, और 3 लेयर्स में सबसे आउटर साइड पे जो होती है वो होती है जोना ग्लैमरुलोसा, जो कि मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिलीज करती है, जिसका एग्जाम्पल एल्डोस्टेरॉन है, लाइक। और जोना फैसिकुलेटा, लाइक प्रेडनिसोलोन, हाइड्रोकॉर्टिसोन, जिसका एग्जांपल है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिलीज करती है, एंड जोना रेटिकुलर, जो कि सेक्स एस्ट्रॉइड्स को रिलीज करती है। तो आपको ये पार्ट पता होना चाहिए। अगर हम इसी को इससे चेक करें तो लाइक ये कॉर्टेक्स का पार्ट है, ये आपका मेडुला है। तो कॉर्टेक्स के पार्ट में ये जो अपर साइड का ऊपर वाला पार्ट है दैट इज जूना ग्लोमेरुलेशन, मिड का पार्ट है जूना फैसिकुलेटा, एंड लास्ट पार्ट है रेटिकुलरिस। तो इस तरीके से बेसिकली इनके आपको कार्टिकोस्टेरॉइड, देखिए ACTH और कार्टिकोस्टेरॉइड का कोई अलग क्वेश्चन नहीं आने वाला, क्योंकि ACTH जब पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है, अब किस तरीके से रिलीज होता है उसको मैं डिटेल अभी बताऊंगा। ACTH जब पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है तो वो जाता है कहाँ पर, एड्रिनल कॉर्टेक्स पे, और एड्रिनल कॉर्टेक्स के ये जो पार्ट है ग्लोमेरुलोसा फैसिकुलेटा रेटिकुलरिस, वहाँ से स्पेसिफिकली उनका रेस्पेक्टिव वो कार्टिकोस्टेरॉइड रिलीज कराते हैं। तो ACTH का रोल इस तरीके से है। तो ACTH को हम कार्टिकोस्टेरॉइड और ACTH को साथ में पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं कि जो भी कार्टिकोस्टेरॉइड हमारे होते हैं, वेदर इट इज मिनरेलोकॉर्टिकॉइड और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, उन सब में जो स्टार्टिंग मटेरियल है, जो सिंथेसाइज जिसे होते हैं, दैट इज कोलेस्ट्रॉल। तो आप ये नहीं कह सकते कोलेस्ट्रॉल का बॉडी में ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारे सारे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और मिनरेलोकॉर्टिकॉइड सेक्सस्टेरॉइड किसके डेरिवेटिव होते हैं, कोलेस्ट्रॉल के डेरिवेटिव होते हैं। तो दीज आर सिंथेसाइज्ड इन द एड्रिनल कॉर्टिकल सेल फ्रॉम द कोलेस्ट्रॉल। अब इस डायग्राम को हम समझते हैं, बेसिकली बायोसिंथेसिस में आपको ये दिखाना पड़ेगा। इस डायग्राम में जो रेड लाइन है वो दिखा रही है कि ये स्टिमुलेशन का पाथवे और ये इनहिबिशन का पाथवे। तो देखिए हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो हमारा स्ट्रेस होगा, राइट, स्ट्रेस की कंडीशन में दो फैक्टर, स्ट्रेस दो तरीके से इन्वॉल्व है। एक तो डायरेक्ट ये इन्वॉल्व है क्या, एड्रेनेलिन को रिलीज करवाने के लिए, लाइक एड्रेनेलिन को रिलीज करवाने के लिए डायरेक्ट ये इन्वॉल्व है हमारा स्ट्रेस, जबकि स्ट्रेस इन द सेरेब्रल कॉर्टेक्स हायर सेंटर्स को स्टिमुलेट करती है, एंड दैट सेंड अ सिग्नल टू द hypothalamus, and from the hypothalamus there will be release of corticotropin releasing factor, and this corticotropic releasing factor under the influence of higher center releases from the hypothalamus, and from the hypothalamus it goes to the anterior pituitary, and in the anterior pituitary in the basophil cells, now from there they will release the adrenocorticotropic hormone, means ACTH is coming from anterior pituitary and their stimulator, that is CRF, that is coming from the hypothalamus, right. Then ECTH goes over the cortex area of the adrenal gland, and respectively from the glomerulosa it releases aldosterone, from the fasciculata it releases hydrocortisone, and from the reticularis it releases dihydroepiandrosterone. So now what they perform their function, and they once their amount in the blood plasma become high, now they will again responsible for their feedback inhibition. So this blue line indicates their feedback inhibition. They inhibit the hypothalamus to release CRF, and there will be further inhibition of these corticosteroid release, or they indirectly inhibit the, or they directly inhibit the ACTH release, so that further inhibition of इनका ग्लोमेरुलोसा फैसिकुलोटा और रेटिकुलरिस से ये हार्मोन्स का इनका नहीं होगा रिलीज, राइट। अब हम देखते हैं कि अगर देखिए इसमें ये भी बात दिखा रखी है कि जो एसी, कई बार क्या होता है कि जो एल्डोस्टेरॉन रिलीज होता है, दैट एल्डोस्टेरॉन गोज ओवर द डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और ये एल्डोस्टेरॉन डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में जाकर सोडियम एंड वाटर के रिटेंशन को प्रमोट करता है, और पोटेशियम और हाइड्रोजन के एक्सक्रीशन को भी प्रमोट करता है। तो उसको हम डिटेल से भी नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। हाइड्रोकॉर्टिसोन को हम देख रहे हैं कि हाइड्रोकॉर्टिसोन भी DCT में जाके इस एक्शन को परफॉर्म कर रहा है बेसिकली,
और जब ये हाइपोवोलेमिक सोडियम का डिप्लीशन होगा, राइट, हाइपोवोलेमिक मीन्स एक आयन जो एल्डोस्ट्रॉन था उसने सोडियम का रिटेंशन करवाया, और जब इनकी कमी होगी, जब ये इनके इन हार्मोन्स की कमी होगी तो हाइपोवोलेमिक स्टेट होगी, मीन सोडियम का रिटेंशन नहीं होगा तो हाइपोवोलेमिक स्टेट होगी। और हाइपोवोलेमिक स्टेट में जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल ऑफ द किडनी से रेनिन रिलीज होगा, जो कि एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 रेनिन की हेल्प से और एंजियोटेंसिन 1 एंजियोटेंसिन 2 में मदद करेगा रिलीज होने की, और एंजियोटेंसिन 2 अगेन स्टिमुलेट करेगा कॉर्टेक्स को। तो ये एक बड़ी ही कॉम्प्लेक्स्ड मैकेनिज्म है। और यहाँ पे जो शॉर्ट टर्म रेगुलेशन होगा स्ट्रेस का वो बाय रिलीजिंग एड्रेनलिन होगा, जबकि विद स्टैंड लॉन्ग टर्म स्ट्रेस को हम हाइड्रोकॉर्टिसोन से भी रिलीट करेंगे बाय दिस हाइपोवोलेमिक सिचुएशन, अगेन रिलीज ऑफ दीज हार्मोन्स। तो ये एक छोटा सा पाथवे है जो कि आपको क्लियर होना चाहिए, राइट। अब हम बात करते हैं इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन की। तो बेसिकली फार्माकोलॉजिकल एक्शन में जैसा कि आई हैव ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड दैट द मिनरलोकॉर्टिकॉइड एक्शंस की अगर हम बात करें तो एल्डोस्टेरॉन इसका मेन जो है हार्मोन है। और एल्डोस्टेरॉन बेसिकली क्या करता है कि सोडियम और वाटर के रिटेंशन को बढ़ाता है, मीन्स री एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, मीन्स बॉडी से एक्सक्रीट होने नहीं देता, ब्लड में उसके वॉल्यूम, ब्लड में सोडियम और वाटर के मेकअप करके रखता है इसके वॉल्यूम को। और साथ ही साथ देयर इज एन एसोसिएटेड इंक्रीज इन पोटेशियम और हाइड्रोजन एक्सक्रीशन, जबकि ये पोटेशियम और हाइड्रोजन के एक्सक्रीशन को बढ़ाता है। अब हम बात करते हैं, सपोज करिए कोई ऐसी कंडीशन बनी जिसमें आपका एल्डोस्टेरॉन का लेवल कम हो गया, मीन्स अब हम क्या समझ सकते हैं, चूंकि एल्डोस्टेरॉन का काम क्या था, ये करना और ये करवाना। तो जब एल्डोस्टेरॉन नहीं होगा तो क्या रीएब्जॉर्प्शन होगा, नहीं होगा, रीएब्जॉर्प्शन नहीं होगा, इट मीन्स सोडियम और वाटर का क्या होगा, मोर एंड मोर एक्सक्रीशन होगा, राइट। और चूंकि सोडियम वाटर के साथ ही हुक होके आता है, वाटर के साथ हुक होके सोडियम आता है, मेनली हम कहेंगे तो बोलेंगे कि सोडियम का एक्सक्रीशन सबसे ज़्यादा होगा जब इनका अमाउंट कम होगा मिनरलोकॉर्टिकॉइड का। एंड क्या डिक्रीज होगा, पोटेशियम और हाइड्रोजन का एक्सक्रीशन डिक्रीज होगा। तो हम इससे क्या समझ सकते हैं, देखिए, इट्स डेफिशिएंसी रिजल्ट इन डिक्रीज्ड मैक्सिमल ट्यूबुलर रिएब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी ऑफ सोडियम, एंड सीधी सी बात है सोडियम का रिएब्जॉर्प्शन कम होगा, इनकी कमी जब होगी। किडनी इज नॉट एबल टू रिटेन सोडियम, वेरी गुड, इवन इन सोडियम डेफिशिएंट स्टेट, मतलब सोडियम डेफिशिएंट स्टेट में भी अगर ये आयंस कम हुए तो सोडियम की कमी क्या होगी, ब्लड प्लाज्मा में होगी, क्योंकि एल्डोस्टेरॉन काम नहीं कर रहा है। सोडियम इज प्रोग्रेसिवली लॉस, धीरे धीरे सोडियम बॉडी से और कम होगा, और किडनी एब्जॉर्ब वाटर विदाउट द अटेंडेंट सोडियम, मतलब अब जो वाटर आ रहा है किडनी से रीएब्जॉर्ब होकर नेफ्रॉन से, बेसिकली वो सोडियम को कंटेन नहीं कर रहा है, क्योंकि एल्डोस्टेरॉन की कमी होने की वजह से सोडियम का एक्सक्रीशन ज़्यादा हो रहा है। और चूंकि जब वाटर ही सिर्फ आ रहा तो हम कह सकते हैं वाटर आना जरूरी भी है, क्योंकि ईसीएफ के वॉल्यूम को हम कभी भी डिक्रीज या चेंज नहीं करेंगे। तो बेसिकली वाटर आ रहा है और सोडियम आयन का एक्सक्रीशन हो रहा है, तो हम इसको बोलेंगे डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया। तो इसकी कमी से हम मेन देखते हैं कि डिक्रीज लेवल ऑफ एल्डोस्टेरॉन in the blood plasma is responsible for dilutional hyponatremia. Excess water enter into the cell, cellular hydration occur, and decreased blood volume and raised hematocrit. So this is the point of related to the aldosterone. एंड बेसिकली यहाँ से क्या है कि ये क्या कर रहा था, इंक्रीज पोटेशियम और हाइड्रोजन का एक्सक्रीशन। तो चूंकि अब इसका लेवल कम है तो ये हाइपर कैलीमिया कॉज करेगा, और इधर से क्या करेगा, एसिडोसिस कॉज करेगा, क्योंकि अब इनका एक्सक्रीशन कम हो जाएगा, ब्लड में इनकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी। तो हाइपरकैलेमिया एंड एसिडोसिस कॉज करेगी। तो इस चीज़ से हम समझ सकते हैं कि अगर हम मेन एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो चूंकि ये सोडियम और वाटर के रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, इट मीन्स किसको बढ़ाता है, फ्लूइड रिटेंशन को बढ़ाता है और हाइपरटेंशन को भी प्रमोट करता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द मिनरलोकॉर्टिकॉइड एक्शन ऑफ एल्डोस्टेरॉन। नाउ वी विल टॉक अबाउट द ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एक्शन। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड बेसिकली कैटाबॉलिक होता है, ये एनाबॉलिक नहीं होता, कैटाबॉलिक इन नेचर होता है। ये कार्बोहाइड्रेट को मेटाबोलाइज करके ग्लूकोज के रिलीज को ब्लड में ओवरऑल बढ़ाता है, और अल्टीमेटली ये क्या करता है, लीवर से भी रिलीज कराता है ग्लूकोज को, और अल्टीमेटली ये कहाँ ब्लड प्लाज्मा में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा के डायबिटीज लाइक कंडीशन को प्रमोट
करता है। मसल्स में अगर हम बात करें तो प्रोटीन का ब्रेकडाउन करा के या अमाइनो एसिड के रिलीज को, मोबिलाइजेशन को बढ़ाता है इन द ब्लड। और अगर हम फैट की बात करें तो फैट में बेसिकली इसका कोई डायरेक्ट एक्शन नहीं है फैट के मेटाबॉलिज्म में, लेकिन ये परमिसिव एक्शन देता है। परमिसिव एक्शन देता है मीन्स ऐसे हार्मोन्स को स्टिमुलेट करता है जो फैट को मेटाबोलाइज करते हैं, जैसा कि ये लाइपोलाइसिस इंड्यूस करता है बाय स्टिमुलेटिंग ग्लूकागॉन, ग्रोथ हार्मोन, एड्रेनालिन एंड थायरोक्सिन रिलीज बाय इंड्यूसिंग साइक्लिक एमपी फॉर्मेशन, राइट। फैट में ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड फैट का एक्चुअली रीडिस्ट्रीब्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, क्योंकि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का लेवल अगर बढ़ता है तो बेसिकली ये फैट का रीडिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। और इसका एक अपना ही स्पेशल फीचर है कि सबक्यूटेनियस टिश्यू ओवर एक्सट्रीमिटीज लूजेस फैट विच इज डिपॉजिटेड ओवर फेस। जो फैट सबक्यूटेनियस टिश्यू से एक्सट्रीमिटीज से हटी है वो फेस में डिपॉजिट होती है, नेक में डिपॉजिट होती है और शोल्डर में। और इसकी वजह से मून फेस, फिश माउथ एंड बफेलो हम्प लाइक उस इंडिविजुअल का स्ट्रक्चर हो जाता है। तो आप उसको समझ सकते हैं। मीन्स ओवरऑल हमने अभी ये समझा कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का जो नेचर है वो कार्बोहाइड्रेट को मेटाबोलाइज करके ग्लूकोज का लेवल बढ़ा रहा है, फैट को मेटाबोलाइज करके लाइपोलाइज ट्राइग्लिसराइड का लेवल बढ़ा रहा है, प्रोटीन को मेटाबोलाइज करके अमाइनो एसिड का लेवल बढ़ा रहा है, राइट। अब हम बात करते हैं तो ग्लूकोज से हमने डायबिटीज को रिलेट किया, फैट से हमने रिलेट किया रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैट को, और प्रोटीन से रिलेट किया हमने अमीनो एसिड के मोबिलाइजेशन को, प्रोटीन मसल के ब्रेकडाउन को। अब हम कैल्शियम मेटाबॉलिज्म की बात करें तो बेसिकली जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड होते हैं वो कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को इंटेस्टाइन से रोकते हैं। इट मीन्स रोकना मीन्स ब्लड में कैल्शियम के लेवल को क्या कम करते हैं, और जिसकी वजह से ये प्रीडिस्पोज करवा सकते हैं कंडीशन क्या, ऑस्टियोपोरोसिस। मीन्स ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का आप लॉन्ग टर्म इनटेक करते हैं तो मे बी चांसेस आप ऑस्टियोपोरोसिस आपको फर्दर हो। सीवीएस और सीएनएस में बहुत प्रोमिनेंट इफेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड क्या करता है, कैपिलरीज की परमेबिलिटी को इंक्रीज करता है, राइट। और जो सीएनएस में इसका इफेक्ट होता है माइल्ड यूफोरिक इफेक्ट होता है, जबकि हायर डोज में ग्लूकोकॉर्टिकॉइड सीजर थ्रेशोल्ड को कम कर देते हैं। स्केलेटल मसल के अगर हम फार्माकोलॉजिकल एक्शन को देखें तो स्केलेटल मसल में चूंकि ये अगर हाई दो कंडीशन है, या तो जब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का लेवल बढ़ता है और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का लेवल घटता है। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का लेवल कम हो रहा है, तो चूंकि ये हेमोडायनामिक परमेबिलिटी को भी इफेक्ट कर रहा था, कैपिलरी की परमेबिलिटी को, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि डिमिनिश्ड वर्क कैपेसिटी एंड वीकनेस आर प्राइमरी ड्यू टू हाइपोडायनामिक सर्कुलेशन। जबकि हाइपर कॉर्टिसिज्म में हम देखते हैं कि चूंकि एल्डोस्टेरोन, हाइपर कॉर्टिसिज्म में ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का लेवल ज़्यादा होगा, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड का लेवल ज़्यादा होगा। तो एक बार हम देखते हैं कि अगर मिनरेलोकॉर्टिकॉइड का एक्शन लेवल ज़्यादा हुआ तो ये क्या करेगा, पोटेशियम आयन का बॉडी से चूंकि एक्सक्रीशन ज़्यादा करवाता है तो हाइपोकैलीमिया कॉज करेगा, जिसकी वजह से वीकनेस होगी। तो इसका एक ये रिजल्ट है। अगर एक्सेस ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एक्शन की हम बात करें तो ये मसल वास्टिंग और मायोपैथी को बढ़ाते हैं और वीकनेस कॉज करते हैं। तो इस तरीके से हम मसल, स्केलेटल मसल के मैकेनिज्म को समझ सकते हैं। स्टमक में बेसिकली ये पेप्टिक अल्सर को इंड्यूस कराने का काम करते हैं, क्योंकि ये गैस्ट्रिक एसिड एंड पेप्सिन को इंक्रीज कराते हैं। अगर हम लिम्फॉइड टिश्यू या ब्लड सेल में बात करते हैं तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो होते हैं वो डिस्ट्रक्शन बढ़ा देते हैं, किसका, टी सेल्स का डिस्ट्रक्शन बढ़ा देते हैं। और जो मेन इफेक्ट नॉर्मल लिम्फॉइड टिश्यू में जो इनका इफेक्ट होता है वो मॉडेस्ट होता है, जबकि अगर हम मैलिग्नेंट लिम्फेटिक टिश्यू में देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब इनका मैलिग्नेंट लिम्फेटिक टिश्यू मीन्स कैंसरस जो लिम्फेटिक सेल्स होती हैं वहाँ पे इनका मार्क्ड लाइटिक रिस्पॉन्स होता है, मीन्स उसको ब्रेक करते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। यही वजह होती है कि लिम्फोमा जो कार्सिनोमा होता है वहाँ पे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड दिया जाता है, और जबकि हम जानते हैं कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड बेसिकली क्या कर रहा है, टी सेल को डिस्ट्रॉय कर रहा है। तो ये बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टरी इसका एक्शन है जो कि आपको समझना होगा। ये मैलिग्नेंट लिम्फेटिक सेल में लाइटिक रिएक्शन देते हैं, जबकि टी सेल को ये खुद से ही डिस्ट्रॉय करते हैं इन द लोअर डिस्ट्रॉय करते हैं लिम्फेटिक सेल्स को, राइट। सो नेक्स्ट पॉइंट, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड इंक्रीज द नंबर ऑफ आरबीसी। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड आरबीसी, प्लेटलेट हो या न्यूट्रोफिल को सर्कुलेशन में बढ़ाते हैं, जबकि ये लिम्फोसाइट, इयोसिनोफिल और बेसिफिल को सर्कुलेशन में कम कर देते हैं, और जिसकी वजह होती है कि ये एक्चुअली
कम नंबर में डिस्ट्रॉय करके कम नहीं करते, ये इनको सिक्वेस्ट्रेंट एक्शन देते हैं, ये वहां से उसको रिमूव करा के एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की तरफ भेज देते हैं, और इसकी जो बैलेंसिंग होती है उसमें लगभग 24 घंटे के टाइम लग जाता है। तो वही बात लिखा हुआ है कि डिक्रीज द लिम्फोसाइट, इओसिनोफिल एंड बेसोफिल्स, दिस इज नॉट ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ कंसर्न सेल बट ड्यू टू देयर सिक्वेस्ट्रेशन इन टिश्यूज में उनको सेंड कर देते हैं। एंड ब्लड काउंट्स कम बैक इन टू नॉर्मल आफ्टर 24 आवर्स। हो सकता है जब आप 24 आवर के पहले रिपोर्ट में देखें तो उसमें लिम्फोसाइट, इओसिनोफिल या बेसोफिल का लेवल कम दिखाई दे, तो ये घबराने की बात नहीं, क्योंकि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का नॉर्मल एक्शन है कि वो सिक्वेस्ट्रेशन करा देते हैं इन सेल्स का, लिम्फोसाइट्स का, इओसिनोफिल का और बेसोफिल्स का। इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स में अगर हम समझे तो ये चीज़ पता होनी चाहिए कि जो बेसिकली ये एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन देते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, राइट। और ये कैसे देते हैं, ये एनेक्सिन के प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं, और जो कि एनेक्सिन होता है वो फास्फोलाइपेज A2 को इनहिबिट करता है। चूंकि हम जानते हैं कि फास्फोलाइपेज A2 फर्दर रिस्पॉन्सिबल होता है कॉक्स, लॉक्स और ये सब थ्रोम्बोक्सिन की सिंथेसिस में, तो एनेक्सिन की सिंथेसिस करवा के फास्फोलाइपेज A2 को इनहिबिट करके ये एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन देते हैं। इम्यूनोलॉजिकल और एंड एलर्जिक रिस्पॉन्स में अगर हम बात करें तो ये इंपेयर करते हैं इम्यूनोलॉजिकल कंपिटेंस को, मींस ओवरऑल इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने का काम करते हैं। और सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी और ह्यूमरल इम्यूनिटी में सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी को ज़्यादा इफेक्ट करते हैं, जैसे कि हमने देखा था कि टी सेल को डिस्ट्रॉय कर रहे थे। तो इम्यूनो सप्रेसेंट की तरह भी हम इनका ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में कई बार यूज करते। ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और मिनरलोकॉर्टिकॉइड के एक्शन है। कई बार बच्चों को इस चीज़ की डाउट होता है कि अगर उनसे डायरेक्ट पूछ लिया गया कि डेक्सामीथासोन किसका एग्जांपल है, तो वो कई बार कंफ्यूज होते हैं कि मिनरलोकॉर्टिकॉइड में क्या है और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड में क्या है। तो इसके लिए बस यही है कि आप इसको लर्न कर सकते हैं, रिमेंबर करके रख सकते हैं बार बार। लेकिन हाँ, मेन जैसे एल्डोस्ट्रॉन कई बार आपके पूछा जाएगा, तो एल्डोस्ट्रॉन आपका मिनरलोकॉर्टिकॉइड है। हाइड्रोकॉर्टिसोन एक एग्जांपल है बेस्ट, जिसको कॉर्टिसोल भी बोलते हैं, ये बेसिकली ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है। तो ये क्लासिफिकेशन आपको याद होना चाहिए। यूज ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड में हम बात करें देखिए, जैसे कॉर्टिकोस्टेरॉइड का हम यूज कब करेंगे, बट ऑब्वियस सी बात है कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड एड्रेनल कॉर्टेक्स से रिलीज होते हैं, और ओवरऑल जो मैंने भी मैकेनिज्म बताई कि स्ट्रेस से किस तरीके से स्ट्रेस को किस तरीके से कंट्रोल करते हैं बेसिकली। तो अब हो क्या यहाँ पे कि रिप्लेसमेंट यूज में हम देखेंगे कि एड्रेनल ग्लैंड अगर लिटिल अमाउंट में कार्टिसोल प्रोड्यूस कर रही है तो हम बाहर से हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड देंगे। अगर हम एड्रेनल ग्लैंड वेरी लिटिल अमाउंट में कॉर्टिसोल या एल्डोस्टेरोन प्रोड्यूस कर रही है, जिसको हम क्रॉनिक एड्रेनल इंसफिशिएंसी बोलते हैं या एडिसन्स डिजीज बोलते हैं, तो वहां पे भी हम बाहर से कॉर्टिकोस्टेरॉइड देंगे। कॉन्जेंशियल एड्रेनल हाइपरप्लेसिया, इसको समझने वाली बात यह है, कॉन्जेंशियल एड्रेनल हाइपरप्लेसिया क्या है। जैसे इन दोनों में हमने रिलेट किया कि इसमें कॉर्टिकोस्टेरॉइड का लेवल कम हुआ, इसमें भी आपका कॉर्टिकोस्टेरॉइड का लेवल कम होगा, लेकिन बेसिकली यहाँ पे हम फोकस कैसे करेंगे। देखिए, कॉन्जेंशियल एड्रेनल हाइपरप्लेसिया में क्या होता है कि जो एड्रेनल कॉर्टेक्स में कॉर्टिकोस्टेरॉइड की सिंथेसिस हो रही है, उसकी सिंथेसिस में इंटरमीडिएरी कई सारे एंजाइम्स हैं, वो एंजाइम्स कॉर्टिकोस्टेरॉइड को सिंथेसाइज कर रहे हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ACTH। तो बेसिकली कॉन्जेंशियल एड्रेनल हाइपरप्लेसिया में क्या होता है, उन एंजाइम्स की डिफिशियंसी हो जाती है। तो जब एंजाइम्स की डिफिशियंसी हुई, कॉर्टिकोस्टेरॉइड की सिंथेसिस हुई नहीं, लेकिन पिट्यूटरी क्या करेगी, सोचेगी कि वो कैसे ना कैसे करके एड्रेनल कॉर्टेक्स से कॉर्टिकोस्टेरॉइड की सिंथेसिस करवा दे, तो वो कंटिन्यूअसली क्या रिलीज कराती रहेगी, ACTH। इसीलिए हम इसको इस तरीके से देखते हैं कि कॉन्जेंशियल डिफिशियंसी ऑफ एंजाइम्स इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड, नो फीडबैक इनहिबिशन ऑफ पिट्यूटरी। मींस जब एंजाइम ही नहीं है तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड की सिंथेसिस होगी नहीं, और कॉर्टिकोस्टेरॉइड की सिंथेसिस नहीं होगी, इट मींस फीडबैक इनहिबिशन नहीं होगा, और फीडबैक इनहिबिशन नहीं होगा तो इंटीरियर पिट्यूटरी कंटिन्यूअसली ACTH का रिलीज करवाती रहेगी, और जिससे ओवर ग्रोथ होगी किसी एड्रेनल ग्लैंड की। तो यह हमारा मेन फीचर है कॉन्जेंशियल एड्रेनल हाइपरप्लेसिया का। बेसिकली कॉन्जेंशियल एड्रेनल हाइपरप्लेसिया में हम रिड्यूस कराने की बात करते हैं, क्या, ACTH क्योंकि लेवल काफी बढ़ा हुआ होता है, राइट। और एक्सोजीनियस ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कॉजेस फीडबैक इनहिबिशन ऑफ HPA एक्सिस, हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी एक्सिस। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड अगर बाहर से हम देते हैं तो HPA एक्सिस को सप्रेस करता है, मींस ACTH के कंटिन्यूअस रिलीज को क्या कर देता है, कम कर देता है।
डायग्नोस्टिक यूज में हम देखते हैं कई बार डेक्सामीथासोन सप्रेशन टेस्ट इज यूज टू टेस्ट द इंटैक्टनेस ऑफ HPA एक्सिस फंक्शन एंड डायग्नोसिस ऑफ कुसिंग सिंड्रोम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको बड़ा इंटरेस्टिंग है ये कि डेक्सामीथासोन जो कि हमारा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड होता है, कई बार ये सप्रेशन टेस्ट में हम ये देखते हैं कि हमारी जो HPA एक्सिस है वो प्रॉपर वर्क कर रही है या नहीं, या कुसिंग सिंड्रोम तो नहीं है। कुसिंग सिंड्रोम मतलब हाइपर रिलीज ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। तो इसमें क्या किया, 1 मिलीग्राम ओरल 11 बजे रात में हमने डेक्सामीथासोन दिया और मॉर्निंग टाइम में 8 बजे हमने प्लाज्मा कॉर्टिसोल का लेवल चेक कर लिया। अब चूंकि ये खुद कॉर्टिकोस्टेरॉइड है तो बट ऑब्वियसली हम यही सोचेंगे कि कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ा होगा। लेकिन अगर फीडबैक इनहिबिशन की मैकेनिज्म है, मींस HPA एक्सिस प्रॉपर वर्क कर रही है, तो लेवल अगर सपोज करिए हमको मिलता है लेस देन 3 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर, तो हम इसको बोलते हैं कि नॉर्मल हो गया हमारा, ये नॉर्मल रिजल्ट है और फीडबैक इनहिबिशन प्रेजेंट है, राइट। और जबकि ऐसा नहीं होता और हमारा मोर देन 5 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर अगर हमको मिलता है तो हम बोलते हैं कि फीडबैक इनहिबिशन नहीं था HPA एक्सिस में और हमको क्या हो सकता है, कुसिंग सिंड्रोम हो सकता है। और इसको हम चेक करने के लिए कि कुसिंग सिंड्रोम में बेसिकली हुआ क्या, कि हाइपर सिक्रीशन एड्रिनल ग्लैंड की वजह से हुआ या पिट्यूटरी ट्यूमर की वजह से हुआ। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अगेन हम 11 बजे 8 मिलीग्राम डोज को इंक्रीज करके, यहाँ पे हमने 1 मिलीग्राम दी, यहाँ पे 8 मिलीग्राम ओरल हमने डेक्सामीथासोन दिया और प्लाज्मा कॉर्टिसोल का मेजरमेंट किया 8 बजे सुबह। अगर हम देखते हैं कि मोर देन 50% रिडक्शन हो जाता है कॉर्टिसोल लेवल का, तो इट मीन्स ड्यू टू पिट्यूटरी ट्यूमर है, कुसिंग डिजीज हम मान के चलते हैं कि हमको कुसिंग डिजीज है क्योंकि ड्यू टू पिट्यूटरी ट्यूमर है, क्योंकि मोर देन 50% रिडक्शन इन कॉर्टिसोल लेवल हो गया है। मीन्स रिडक्शन अगर हो गया मीन्स हमारी HPA एक्सिस प्रॉपर वर्क कर रही है, राइट। तो उसमें हमारी एड्रिनल ग्लैंड पिट्यूटरी ट्यूमर की पॉसिबिलिटी है। और जबकि हमारा लेस देन अगर 50% रिडक्शन इन कॉर्टिसोल लेवल हुआ है, मीन्स कॉर्टिसोल का मेटाबोलाइज नहीं हुआ, तो हम ये मान के चलेंगे कि कॉर्टिसोल का लेवल कम हुआ है, तो प्लाज्मा कम नहीं हुआ 50% से, 50% से लेस है, तो प्लाज्मा ACTH का मेजरमेंट करेंगे। अगर प्लाज्मा ACTH हमारा लो है, राइट, प्लाज्मा ACTH हमारा लो है, तो लो होने की वजह से इट मीन्स हमारा पिट्यूटरी ट्यूमर तो है नहीं, क्योंकि पिट्यूटरी ट्यूमर में ACTH का लेवल बढ़ा होगा, तो हम इसको बोलेंगे कि एड्रिनल ट्यूमर है हमारा। और जबकि अगर हाई है तो हमें मान के चलेंगे कि हमारा ACTH रिलीज तो हो रहा है पर वो एड्रिनल ग्लैंड से डायरेक्ट रिलेटेड नहीं, वो एक्टोपिक ACTH प्रोडक्शन है। तो ये इसका डायग्नोस्टिक यूज था। नॉन एड्रिनल यूज की अगर हम बात करें तो एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी एलर्जी, इम्यूनोसप्रेसिव और एंटी कैंसर इसका यूज है। अगर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड सिंथेसिस इनहिबिटर आपका नाम पूछता है, चूंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आपका ACTH और कॉर्टिकोस्टेरॉइड से आएगा, तो आपको इलेबोरेट करके इसको नहीं लिखना है, जस्ट नाम लिख देना। एग्जांपल लाइक मेटारापोन, एमिनोग्लूटाथामाइड, मेटोटेन, ट्राइलोसिटेन एंड कीटोकोनाजोल, दीज आर द ग्लूकोकॉर्टिकॉइड सिंथेसिस इनहिबिटर्स। एडवर्स इफेक्ट एंड कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ स्टेरॉइड की अगर हम बात करते हैं तो बेसिकली लाइक ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड लिखा हुआ है, जी से ग्लाउकोमा, ये ग्लाउकोमा काज करता है, लिम्ब मसल डिस्ट्रॉफी, अल्सर, कुसिंग सिंड्रोम, ऑस्टियोपोरोसिस, कैटरेक्ट ऑन सिस्टेमिक यूज, ऑस्टियोनेक्रोसिस, कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन रीनल फेल्योर, कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन ट्यूबरकुलोसिस, इम्पेयर हीलिंग, कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन CHF, ओडेमा, इन्फेक्शन, डायबिटीज मेलाइटिस एंड सप्रेशन ऑफ HPA एक्सिस। तो ये बहुत ही सिंपल पॉइंट्स हैं, ऑलरेडी हम थ्योरी में इसको कवर कर चुके हैं। फिर भी अगर इसमें कुछ रिमेन आपको कॉन्सेप्ट को रिलेट आप नहीं कर पाते हैं तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कि राइट कि लाइक अल्सर सर कैसे हो रहा है, इस तरीके से आप इसको हम मेरे से पूछ सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द ACTH एंड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। थैंक यू वेरी मच।